सूचना का अधिकार और हमारा कर्तव्य। वस्तुतः अगर हम बात करते हैं इस विषय को लेकर, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की चर्चा किए बगैर और सूचनाओं का क्या महत्व है व्यक्ति के लिए, संस्थाओं के लिए, समाज के लिए, इस विषय पर चर्चा किए बगैर, इस आज का जो विषय है, इन विषयों पर चर्चा किए बगैर आज का जो विषय है उस पर जो चर्चा है वो अधूरी रहेगी। इसलिए शुरुआत मैं करती हूँ सूचना का अधिकार जो कानून बना, तो वो कानून क्यों बना, क्या ऐसी आवश्यकता थी जिसकी वजह से इस कानून को बनाया गया। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत में इससे पूर्व 2005 के पूर्व भी कई ऐसे अवसर आए जब सूचनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह कोशिश की गई कि कानून बनाया जाए और जो सूचनाएं हैं, जो ज़रूरी सूचनाएं हैं, वो लोगों तक पहुँचे। अब कानून बनने से पूर्व भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है या प्रश्न उठता है वो यह है कि सूचनाएं आखिर हैं क्या, और सूचनाओं का मिलना या सूचनाओं का प्राप्त होना इतना आवश्यक क्यों है। तो भाइयों और बहनों, हम में से कोई भी इस बात से इतर राय नहीं रखेगा और हम सब यह जानते हैं कि हमारा जीवन जो है वो सूचनाओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। और कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है और एक सार्थक कार्य की पहल वही व्यक्ति कर सकता है जो सूचनाओं को पहले एकत्रित करता है और उसके बेसिस पे फिर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन या जुडिशियस डिसीजन लेता है। इसलिए यह काफ़ी आवश्यक है कि जो भी सूचनाएं होनी चाहिए वो सूचनाएं जो है वो पहुंचे लोगों तक। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो देश, वो माफ़ करेंगे, हमारा देश भारत जो है वह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक देश है। इसकी सभ्यता बहुत प्राचीन है और हमारे देश में जो विभिन्न कार्य प्रणालियाँ हुई उनमें जो एक बात, चाहे हम अर्थशास्त्र की बात करें जहाँ पे बताया गया कि राजा का धर्म क्या है प्रजा के प्रति, या बाकी शास्त्रों की बात करें, तो वहाँ हमें एक चीज़ बहुत ही जोर देता हुआ नज़र आता है कि चीज़ों को आपको पारदर्शी रखना है। तो पारदर्शिता हमारे समाज के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। यह पारदर्शिता जो है वो पहले से थी हमारे समाज में, लेकिन कालांतर में जब भारत को गुलामी झेलनी पड़ी और भारत माता को गुलामी और दास्ता की जंजीरों में जकड़ दिया गया, और जब खासकर जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ आया, तो उन्होंने इस देश पर शासन इसलिए नहीं किया कि उन्हें यहाँ के लोगों को अच्छा बनाना था या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना था, बल्कि उन्होंने शासन इस सोच से किया कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करके और यहाँ के जो लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करके वो अपने देश को एक और ज़्यादा अमीर देश बना लें। तो इसी के संदर्भ में सबसे पहला कदम जो उन्होंने उठाया भारत में, वह कदम ये था कि यहाँ के लोगों को सूचनाएं जो सरकारी तौर पर होती थी, जो लोगों को मिलनी चाहिए थी, उनसे दूर रखने के लिए सर्वप्रथम इन्होंने बनाया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। और 1923 का जो ये एक्ट है, इसने चीज़ों को जो है वो बहुत इस तरीके से घुमा दिया कि जो भी बातें जो है जन सामान्य तक पहुंचनी चाहिए थी या जिनको वो अपने हक के तौर पे समझते थे, वो सब सूचनाएं उनसे जो है छुपाई जाने लगी। और कानून बना हुआ था और भारत तब गुलाम था, तो जो जन सामान्य था उसने आवाज़ तो ज़रूर उठाई समय समय पर, लेकिन उन सूचनाओं से इस अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत उनको दूर रखा गया। और
जब हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ा, 1947 की जब हम बात करते हैं, तो उसके बाद भी राइट टू या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जो बाद में आया, वहाँ तक पहुँचने में हमें काफ़ी समय लगा, 5-6 दशक का जो है वो समय निकल गया, और तब हम उस तक पहुँचे। और 2005 में जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो 2002 में जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया, वो भी एक सशक्त कानून नहीं था, और उसके क्रियान्वयन से जो संबंधित परेशानियां इतनी थी कि बाद में 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो बनाया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि सूचनाएं जो हैं वो जन सामान्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं सूचनाओं के बदौलत जो है वो जो भी उन्हें निर्णय लेना है वो निर्णय वो ले पाते हैं, और अपने हित को ध्यान में रखने के लिए, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, और ख़ासकर जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जो भारत के संविधान की धारा 19 आर्टिकल 19A में निहित है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम और स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए कि मैं अपना विरोध दर्शा पाऊँ या मैं क्रिटिकल स्टेटमेंट लिख पाऊँ जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, इसके लिए सबसे पहले मुझे जानकारी की आवश्यकता होगी, और जब जानकारी मुझे मिलेगी ही नहीं तो ऐसे में मैं कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंच पाऊंगी, या जन सामान्य कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा कि जो कार्य जिस प्रकार होना चाहिए वो उस प्रकार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या कमियां हैं। तो वस्तुतः हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक जो राइट टू जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 था वो लागू रहा, और इसके तहत जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को पब्लिक की तरफ से अगर डिमांड आता गया, जन सामान्य की तरफ से अगर पूछा गया उसके विषय में, तो उसको डिनाई करता, उस पर वो उन अधिकारियों के ऊपर था कि अगर वो देना चाहे तो दे, अन्यथा उनको बाधित नहीं किया जा सकता था कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन या जो सूचना मांगी गई है वो आपको देना ही होगा। और जब हम बात करते हैं 1992 के बाद या 90 के बाद जो चीज़ें जो हमारे इकोनॉमी में बदल रही थी, हमने देखा एलपीजी की पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी जो है वो अब हमारे लिए यह ज़रूरी था कि हमने अपने मार्केट को खोल दिया, सारी चीज़ें कर दी, तो हम कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड में जो बेस्ट ऐसे जो कंट्रीज़ थी, ऐसे देश थे जो कि डेवलप्ड कैटेगरी के नेशन में आते हैं, उनके साथ जब हमें कंधे से कंधे मिला के चलना है या हमें उनके साथ compete करना है, तो अपने यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर विशेष ध्यान देकर उसे ठीक करने की बहुत आवश्यकता थी। और ऐसे में जो लोग थे जिनसे सूचनाएं अभी तक छुपाई जाती थी या उन्हें नहीं दी जाती थी, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, और देश में स्वतंत्रता संग्राम और उससे पूर्व जो एक जद्दोजहद जो था जनमानस में कि ये सूचनाएं हैं, इनको जानना हमारा अधिकार है, बहुत सारे एक्टिविस्ट हुए इस देश में जिन्होंने सूचना का अधिकार को लेकर जो है वो बहुत सारे कार्य किए हैं, और उन्हीं के फलस्वरूप 2005 में जो है यह अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है उसको पारित किया गया। और जब हम इसके डेट्स की बात करते हैं तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट 15 जून 2005 है, डेट ऑफ रिसीविंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महामहिम राष्ट्रपति जी की सहमति इसे मिली 22 जून 2005 को, और लागू इसको किया गया पूरे देश में, उस समय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। हालांकि आज के समय में सरकार का यह निर्देश है कि जो केंद्र सरकार जो द्वारा बनाया गया जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो वहाँ अब लागू होगा, क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उसको अब यूनियन टेरिटरी के श्रेणी में रख दिया गया है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट 12 अक्टूबर 2005। तो हम ये कह सकते हैं कि देश में सूचना संबंधित क्रांति की आधारशिला रखी गई 15 जून 2005 को, महामहिम राष्ट्रपति जी की सहमति मिली 22 जून 2005 को, और 12 अक्टूबर 2005 जो है वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है,
क्योंकि उस दिन वो सारे दरवाजे अचानक से खुल गए जिन दरवाज़ों के पीछे वो सारी फाइलें और जानकारियां जो है अभी तक दबा करके रखी हुई थी। और ऐसा कहा गया कि हर एक संस्थान में जो भी पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में फॉल करता है, जो भी उसके डेफिनेशन में आता है, अब वस्तुतः कौन आता है या किसके ऊपर लागू है, तो केंद्र सरकार और उससे संबंधित जो उपक्रम हो गए आपके, राज्य सरकार उससे संबंधित उपक्रम, आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कहा जाता है कि भारत में जब इसकी परिकल्पना की गई इस अधिनियम की, तो इसको वाइडेस्ट एक्सपोजर दिया गया और इसीलिए इसके ऊपर जो मतलब इसके तहत जो चीज़ें आई या जिन बॉडीज़ को लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, रेसिपिएंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। अगर कोई प्राइवेट संस्थान है और उसे भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है, तो ऐसे में जब उससे कोई इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, सूचना मांगी जाती है, तो वो ये कहकर नहीं बच सकता है कि नहीं मैं तो एक निजी संस्थान हूँ तो मैं कैसे दूँ। हाँ, वो निजी संस्थान जो कि गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे नहीं चलते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिलती है सरकार से या सरकार से संरक्षित नहीं है, वो वहाँ पे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं हम पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके एनजीओ हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे है, ऐसे प्राइवेट बॉडीज जिनसे किसी दूसरे कानून के तहत जो देश में लागू है, उसके तहत किसी दूसरे कानून के तहत जो देश में लागू है, उसके तहत अगर उस संस्था से जानकारी मांगी जा सकती है, तो ऐसे में जन सामान्य तक भी उस जानकारी का पहुंचना संभव है। अगर कोई मांगता है तो जानकारी देनी पड़ेगी। जब हम इस एक्ट की तरफ देखते हैं तो ये इस एक्ट का जो चार्टर है वो बहुत ही एम्बिशियस चार्टर कहा गया और इसके प्रियम्बल में जो बात लिखी हुई है, मैं कोट अनकोट आपके सामने रखती हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि इसका महत्व क्या है इस एक्ट का। टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर इफेक्चुएटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19 में वस्तुतः जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19A, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 21 की तरफ पहुंचते हैं संविधान के, आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो अब आप खुद ही सोचें कि इस एक्ट के चार्टर को, जिसको एम्बिशियस चार्टर कहा गया और जिसके प्रियम्बल में ये बात लिख दी गई कि ये क्यों बनाया गया है भाई, तो जो आर्टिकल 19A है, 19 खास करके 19A और 21 में हमारे देश के लोगों को या जिन लोगों को भी यह राइट दिया गया है या राइट है उसे कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसके पास, कि मैं क्या महसूस करती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ और मैं क्या बोलना चाहती हूँ या मैं क्या नहीं बोलना चाहती हूँ, तो मैं भारत की अगर सिटीज़न हूँ तो मेरे पास ये राइट है, मुझे यह हक है कि मैं कब बोलूँ, क्या बोलूँ। और जानते हैं आप कि फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशन में भी जो राइट होते हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। और बात जब सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की आती है या सिक्रेसी की आती है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन अब आप देखें कि राइट टू आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो है कि मुझे कुछ विरोध में कहना है, मुझे यह जानकारी चाहिए कि मैंने जो पैसे खर्च किए हैं टैक्स के तौर पे, जो मेरा दायित्व था देने के लिए, वो मैंने सरकार को जो पैसे दिए हैं, या मैंने कहीं नौकरी के लिए एप्लीकेशन भेजा है, या फिर मैंने कोई प्रोजेक्ट पे कोई काम करने के लिए जो फाइल में जो आवेदन दिया है सरकारी किसी कार्यालय में, तो अभी उसका स्टेटस क्या है, क्या हो रहा है उस पर। कई दफ़े देखा गया है ऐसा कि इंटरव्यूज़ होते हैं और जिसको लेना है उसको लोग ले लेते हैं, या कई दफ़े है कि टेंडर है भाई तो टेंडर हो गया, जिसको मिलना था मिल गया, और उसके बाद जो है सूचनाएं नदारद हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जो भी केंद्र सरकार
राज्य सरकार, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या सीधे तौर पर अगर कहें तो पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में जो भी ऐसे संस्थान हैं जो आते हैं उस डेफिनेशन में, तो उनको कहा गया कि आप अपने संस्थान में यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके यहाँ एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, और उसके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सुनिश्चित करने को कही गई वो ये कही गई कि आपको अपने कार्य प्रणाली, अपने कार्यों और आप जो कुछ भी जो आप डिसीजंस ले रहे हैं तो वो डिसीजंस क्या हैं तो आप उनको अपने वेबसाइट पे डालें या नोटिस बोर्ड पर आप रखें, जिससे कि जो भी व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन लेने का उसे हक है, अब क्या कौन से इन्फॉर्मेशन लेने का उसे हक है, तो जब हम एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की तरफ बढ़ते हैं, तो सेक्शन 8 जो है इस एक्ट का, धारा 8 जो है वो कहती है कि जो भी ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें कि संसद में या स्टेट लेजिस्लेचर में के पटल पर उसे रखा जा सकता है, और आप जानते हैं कि आज के समय में संसद या स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स प्लेस हुए, एक्सेप्ट कि वो सिक्रेसी वाले जोन में नहीं आते हैं या पूरी तरीके से उन पर रोक नहीं लगा हुआ है, तो वो सूचना अगर हम और आप भी लेना चाहे तो लेते हैं। और आजकल तो प्रोसीडिंग्स जो है वही लाइव चलता है, आप राज्यसभा टीवी देखें या जो अन्य जो चैनल्स हैं उस पर वो आते रहते हैं। तो ऐसी जो भी सूचनाएं हैं जो वहाँ पर रखी जा सकती हैं, उन सारी सूचनाओं को लेने का अधिकार किसका है? जन सामान्य का। ठीक है, जन सामान्य का अधिकार है। तो अब फॉर मेकिंग, फिर से हम चलते हैं आर्टिकल 19 और 21 की तरफ। बहुत इसको नैरो सेंस में नहीं, इस राइट को नैरो सेंस में नहीं, बहुत ब्रॉड सेंस में लेना है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स थिंग्स विच मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, जो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें सूचनाओं की आवश्यकता है, सूचना होनी चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, मैंने जो आवेदन किया वो कहाँ तक पहुँचा है, मैंने जो टेंडर के लिए अप्लाई किया था उसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा पहलू है जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहा है जिसके लिए मैं सूचना मांग रही हूँ, जिसमें क्लैरिटी नहीं है या जो कहीं रखा नहीं हुआ है सूचना के तौर पे वेबसाइट पे या नोटिस बोर्ड पे, या जिसे मैं जाकर नहीं देख सकती हूँ। तो ये सारी जानकारियाँ जब मुझे मिल जाती हैं, उसके बाद उनको देखने के बाद मैं इस निर्णय तक पहुँच पाती हूँ, या जन सामान्य का कोई भी सदस्य इस निर्णय तक पहुँच पाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, जो हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं। क्योंकि बात हम करते हैं तो डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजी को, लोकतंत्र के आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए, उसे लागू करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचना का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो ऐसे में जो कार्य हैं, या फिर मुझे जब यह ज्ञात ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, तो मैं उस पर क्या कर पाऊंगी? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। या फिर आप कह सकते हैं कि 2005 के बाद हमारे देश में जो लाल फीताशाही की प्रक्रिया एक चली थी, रेड टेपिज्म के नाम से जिसे जाना जाता था, या आप कार्यालय जब जाते थे उस समय लोग, तो टेबल से टेबल, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, और इस तरीके से जो है वो उन्हें घूमना पड़ता था। तो उसमें तो इस एक्ट ने वहाँ पे वाकई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अभी भी चीज़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन जो है इसमें ज़रूर आया है। तो अब क्या है, उनको इंस्ट्रक्शन, तो इसके तहत जो पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में आता है उसे इंस्ट्रक्शन है कि भैया सारा इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे रख दो, या किसी एक ऐसी जगह रख दो जहाँ से जनता या जन सामान्य जो देखना चाहता है वो उसे देख ले। दूसरी बात कि आपको अपने यहाँ एक PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अपने यहाँ आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, और जो जन सामान्य का जो भी व्यक्ति जो है वो आपसे सूचना चाहता है, तो सूचना जब वो मांगेगा तो वो रिटन फॉर्म में देगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर मांगता है
तो निश्चित जो राशि जो वहाँ पे शुल्क है, जो कई दफ़े माफ़ भी होता है बहुत सारे केसेस में, तो वैसे केस में जो भी आपके पास आएगा, तो अगर वो सूचना सीधे पीआईओ से मांगी गई है 30 दिन के भीतर, असिस्टेंट पीआईओ से मांगी गई है तो 35 दिन के भीतर, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो 40 दिन के अंदर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है कि अगर उसमें लाइफ, थ्रेट टू लाइफ या प्रॉपर्टी की बात की गई है, फिजिकल पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन, वहाँ पे अगर थ्रेट है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो सूचना है वो 30 दिन, 35 दिन और 40 दिन के अंदर नहीं, बल्कि 48 घंटे के भीतर जो है उसे सुनिश्चित करना होगा। माफ कीजिए, थ्रेट टू लाइफ और लिबर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, थ्रेट टू लाइफ और लिबर्टी अगर का कंपोनेंट वहाँ पे है, तो ऐसे में आप 30 दिन, 35 दिन और 40 दिन तक नहीं रुकेंगे, बल्कि 48 घंटे के अंदर पीआईओ के ऊपर यह प्रावधान है कि उसे उस जो जानकारी है, जो मांग रहा है जानकारी को, उसे वो जानकारी दे देनी होगी। ठीक है, देखिए अब हमने ये बात किया और यह देखा कि इसे मौलिक अधिकार माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बात कही है, चाहे हम बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस की बात जब करते हैं तो उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दोहराई है और ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसके प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 की बात की गई है, आर्टिकल 21 की बात की गई है, तो इसलिए यह मौलिक अधिकारों में शामिल है। अब हम ये जान गए कि ये हमारा राइट है, अधिकार है। अधिकार है क्यों बना? तो सूचनाएं नहीं दी जाती थी, सूचनाओं के अभाव में करप्शन बढ़ता था, गैप बन जाता था एक जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है और जन सामान्य है उसके बीच, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। डेमोक्रेसी की बात करते हैं जब हम, तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जन सामान्य का वो पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था। जो ब्राइबरी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लोगों के पास यह हक नहीं था। हम कह सकते हक तो था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत हक तो था, लेकिन जब जानकारी ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो वो प्रश्न नहीं पूछ पाते थे। तो ये सारी जो दिक्कतें थी ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि, या ऐसे भी जब आप देखेंगे, आप हेडन्स रूल ऑफ मिसचीफ की तरफ जब बात हम करते हैं, तो कहा जाता है कि कोई भी कानून जो एग्जिस्टेंस में आता है या उसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं या उसको रिपील करके एक नया जो एक्ट लाया जाता है, तो कुछ ऐसे मिसचीफ्स होते हैं या कमियां होती है जिसको ठीक करने के लिए यह कार्य किया जाता है। तो यहाँ क्या कमियां थी हम देख चुके हैं, कैसे ठीक किया गया ये भी देख चुके हैं, और अब थोड़े से इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें मैं कर्तव्यों और अधिकारों से जुड़ी थोड़ी और बातें करूँगी, आपके सामने रखूँगी जो बातें हैं उनको। तो भारत पहला ऐसा देश नहीं था, हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इससे संबंधित जो मैं आपके साथ बाद में साझा करूंगी यहाँ पर। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो फिनलैंड एक ऐसा देश हुआ जिसने 1951 में इससे संबंधित जो है कानून बनाया। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1966 में आया और उसमें व्यापक सुधार करने के लिए बाद में 1970 में अमेंडमेंट्स किए गए। डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया 1970, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पहले वाले में ऑस्ट्रिया था 1970, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 1982। और एक जब आप इसकी तरफ देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं, अंग्रेज़ों की बात करते हैं, तो जिसने भारत के ऊपर शासन किया और जो शासित रहा भारत 1947 के पहले, 1947 के पहले, इन दोनों देशों में एक ही साथ एग्जिस्टेंस में आया 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हो गया। और यूनाइटेड नेशंस के और बाकी जो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके
तमाम ऐसे पहल रहे, ऐसे सार्थक पहल रहा इनका, जिसके वजह से जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन देशों में आई। और 2005 में हमारे यहाँ भी इस चीज़ को आवश्यक समझा गया कि एक कानून बने जो जन सामान्य को सूचना का अधिकार दे, और जो सूचना का अधिकार उन्हें मिलता है उस सूचना का अधिकार का उपयोग करके जो वहाँ पे जो वर्णित प्रक्रिया है कि कैसे आपको आवेदन देना है, किसको आवेदन देना है, जनसंपर्क अधिकारी क्या करेगा, कितने दिन में देगा, नहीं देगा तो आप क्या करें, अब नहीं देगा तो आप क्या करें, तो पहला अपील आप जो उससे ऊपर का अधिकारी है उसके पास चले जाए, सेकेंड अपील आप चले जाए, जैसी आपकी इच्छा है आप CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो इस एक्ट के तहत बॉडीज़ जो है बनाई गई हैं इस एक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और देखरेख और रख रखाव के लिए, उनके पास चले जाएं। तो ये आपके ऊपर वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है वो अपील में जा कर के जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगा है वो आपको नहीं दी गई है, तो अगर वो नहीं दी गई है या जो मांगा था आपने वो उसके अलावा बाकी सब बातें कही गई हो और वो नहीं दिया गया है, या जो रीजन ऑफ जो रिजेक्शन है, जिस वजह से आपने जो सूचना मांगी थी उसे रिजेक्ट किया गया, तो उसका क्या है, उस रीज़न से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ऐसे में आपके पास जो उपाय है वो ये है कि फर्स्ट अपील करें आप ऑफिसर सीनियर टू PIO, सेकेंड अपील में आप CIC के पास जाएं या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएं। इसके लिए तय सीमा होती है, तय समय सीमा है कि आपको कितने दिनों के भीतर वहाँ जाना है। पहले में 30 दिन का है, दूसरे में 90 दिन का है। और ऐसे में जब ये मामला किसी जगह उठेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कि इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया, ये PIO के ऊपर होगा कि वह इस बात को प्रूव करे कि जो उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो वो क्यों नहीं दिया, ठीक है। और अगर वो इस बात को कहने में फेल हो जाता है तो यहाँ पेनाल्टी का भी प्रावधान है, और वो कहता है कि 250 रुपया पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹25,000। इस तरीके से जो है वो प्रावधान है कि उसे उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब इससे जुड़ी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी कि भारत में क्यों आया, यहाँ से पहले कहाँ कहाँ कौन से देशों में था और किस तरीके से इसकी यात्रा रही और क्या अधिकार हैं और किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ यह भी है कि आप किसी प्राइवेट पर्सन जो पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में नहीं फॉल करता है वस्तुतः, उससे संबंधित जानकारी पूछने के लिए अगर आवेदन देंगे तो वो जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। एक उदाहरण के तौर पे मुकेश अंबानी की कितनी संपत्ति है और कितना वो साल भर में कमा रहे हैं, इसके लिए अगर आप RTI देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और कहेंगे कि मुझे बताओ, तो वहाँ से आपको जवाब ना आएगा, क्योंकि वो उसे देने के लिए बाधित नहीं है। लेकिन यही मुकेश अंबानी अगर कल के दिन में चुनाव लड़के MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं या कोई मिनिस्टर बन जाते हैं या किसी ऐसे संस्था में वो चले जाते हैं जो पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में है, तो उनसे ये जानकारी मांगी जा सकती है। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप फ़र्क समझ रहे होंगे। चलिए अब थोड़ा हम बात करते हैं, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ था आज का जो हमारा विषय है, सूचना का अधिकार और हमारा कर्तव्य। तो अधिकार क्या है, किस लिए दिया गया है, और जब यह अधिकार नहीं था तो क्या परेशानियां थी लोगों की, ये हम देख चुके हैं। अब कर्तव्यों की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि एक सभ्य समाज के निर्माण की परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हमें अपने राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ क्या है इसका भी हमें भान हो। सिर्फ राइट्स की बात करते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं और हम अपनी ड्यूटीज़ की बात नहीं करते हैं कि हमारा दायित्व क्या है वहाँ, या जो हमारी ओर से क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि ज़रूरी है एक सभ्य समाज को बनाने के लिए। तो ऐसा कहा भी जाता है कि राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ एंड ड्यूटीज़ विदाउट राइट्स, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो हम एक्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें ड्यूटीज़ के बारे में नहीं कहा गया है, आपको अधिकार के बारे में बताया गया है।
और एक तरफ जब हम अपने संविधान की तरफ चलते हैं तो वहाँ भी आपको वही चीज़ मिलती है कि बहुत बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया, फंडामेंटल राइट्स पहले से हैं, तो ड्यूटीज़ को कानून में बदलने की क्या आवश्यकता पड़ती होगी। तो जब सभ्य समाज में रहने वाले लोग केवल अपनी अधिकारों की बात करते हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं, जब उसका सम्यक निर्वहन वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई दफ़े उन्हें जानकारी नहीं होती है और कई दफ़े कंपल्शन नहीं है तो करना नहीं चाहते हैं, तब ड्यूटीज़ की बात उठती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे लेकिन ड्यूटीज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे भारत में ये आया, बहुत बाद में आया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको इंक्लूड किया गया। उसी तरीके से जब यहाँ ड्यूटीज़ की बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े जो हमारे जो ड्यूटीज़ हैं या सूचना के अधिकार से जुड़े हुए जो हमारे कर्तव्य हैं, तो वो आपको एक्ट में तो कहीं लिखा हुआ उस तरीके से एक्सप्लिसिटली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारा कहीं राइट है तो ड्यूटी भी है। तो अब प्रश्न उठता है कि ड्यूटी में सबसे पहला ड्यूटी क्या है। तो ड्यूटी में सबसे पहला ड्यूटी ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने के पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या, इसके तहत हम किससे जानकारी ले सकते हैं, किससे जानकारी नहीं ले सकते हैं, कौन सी जानकारियां हमसे साझा की जाएंगी, कौन सी जानकारियां ऐसी हैं जो हमसे साझा नहीं की जाएंगी, और जो साझा नहीं की जाएंगी तो उसके पीछे का मकसद क्या है, और हमें क्या पूछना है, किससे पूछना है, और जो हम पूछते हैं तो कितने समय सीमा में वो। तो ये सारी चीज़ें जो है वस्तुतः आपके अधिकार से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन इनको पहले आपको पता करना है, आपको जानना है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं तो आप खुद कर सकते हैं, और अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं तो तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, विभिन्न राज्यों में हैं, गांव में, कस्बों में, शहरों में हैं। तो अगर आपको उसमें परेशानी है तो आप उनके पास जाएं, वो आपकी मदद करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको परेशानी है तो आप देखें कि उसका आप कैसे जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है और फिर भी आप सूचना चाहते हैं तो ऐसे में आप ऐसे किसी इंसान की मदद तो ज़रूर लेंगे ना जो लिखना पढ़ना जानता हो। तो उसी से कहें कि वो पहले जानकारी सब एकत्रित कर ले कि क्या है नहीं है, क्योंकि जब तक आपको यह जानकारी नहीं होती है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं है कि मैं किसी को गाली दे सकती हूँ, तो यह मुझे कब पता होगा, जब मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में जानती हूँ। तो वही चीज़ है, सबसे पहले तो जितनी जानकारी है वो सब आप उपलब्ध कराएं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने लिखा है कि साउंड में कुछ परेशानी है। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? क्योंकि मैंने कमेंट्स को ऑफ करके रखा हुआ है, वो मैं अंत में देखूंगी। कृपया आप में से कोई भी जो देख रहा हो यहाँ पर, डेविड जी, आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित कर दे कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना आप लोगों तक। जी, तो सबसे पहले तो ये, जैसा कि मैं कह रही थी कि ज़रूरी ये है कि सबसे पहले ये जानकारी लें कि सूचना का अधिकार क्या है और क्या आप मांग सकते हैं, इन्फॉर्मेशन किससे मांग सकते हैं, प्रक्रिया क्या है। और आप खुद से अगर इस चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो हैं और वो आपकी मदद करने के लिए वो हमेशा जो है वो तैयार रहेंगे। और अगर नहीं भी है तो अगर आप, जैसा मैं कह रही थी कि अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं और फिर भी आप चाहते हैं तो आप तो एप्लीकेशन लिखने के लिए किसी न किसी के पास पहुंचेंगे ना, तो उससे पूछें, उस पर चर्चा करें। और दूसरी बात यह है कि हमें यह भान होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को कहा है और बहुत मजबूती से उन्होंने अपने विचार जो है इस
विषय पर रखे हैं कि अगर शोषण किसी का हो रहा है तो वह बुरा है, शोषण करने वाला व्यक्ति, बुरा करने वाला व्यक्ति बहुत एक घृणित कार्य कर रहा है, जघन्य अपराध की श्रेणी में आप उसको डाल सकते हैं, कार्य कर रहा है। लेकिन जो शोषित हो रहा है, उस शोषित होने वाले का भी उतना ही वहाँ पे अपराध होता है, क्योंकि उसने जो उसके अधिकार हैं उन अधिकारों को वो जानता नहीं है, जानना नहीं चाहता है, या जानते हुए भी उन अधिकारों का वो उपयोग नहीं करना चाहता है। तो ये जो पहलू है, तो ये सूचना के अधिनियम, सूचना के अधिकार के साथ भी है। मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे सूचना मांगनी चाहिए, तो मेरा यह कर्तव्य है कि जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से मैं जाऊं और सूचना मांगूं। वहाँ पे अगर मैं अपने हाथ खड़े कर देती हूँ तो कल के दिन में मुझे यह कहने का कोई हक नहीं है कि मेरे साथ बुरा हुआ था। तो जब बुरा हुआ था और जब आपके साथ, आपके पास ये तमाम सुविधाएं जो थी वो थी, तो आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? आपने सूचना के अधिकार के तहत आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं पूछा चीज़ों को? मैं समझती हूँ कि मेरी बात जो है आप तक पहुँच रही होगी। तो इसलिए ये बेहद आवश्यक है। तो यह भी हमारा कर्तव्य है कि हमें यह पता होना चाहिए, मैं फिर से दोहराती हूँ, कि हमें क्या सूचनाएं चाहिए, क्या सूचनाएं हमें मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, और जो नहीं मिल रही है तो उसे हम किससे मांग सकते हैं। तो यह, इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और इसमें यह भी आवश्यक है कि कौन सी सूचनाएं हमें नहीं मिल सकती हैं। तो मैं जानती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो इस एक्ट को पढ़ चुके हैं या इसकी बारीकियों के बारे में जानते हैं, उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि अगर कोई भी सूचना भारत के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है, आप सूचना मांगेंगे, सेक्रेसी क्लॉज के तहत आपको सूचना नहीं दी जाएगी। कानून में मना किया हुआ है, कानून में इस बात को कहा गया है कि ये सूचना जन सामान्य के साथ नहीं शेयर की जा सकती है, आपको नहीं दी जाएगी। अगर जो सूचना आप मांग रहे हैं उस सूचना से ब्रीच होता है ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, डिनायल आएगा। या फिर कॉमर्शियल कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ है, जैसे ट्रेड सीक्रेट्स है या आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब मैंने एक मशीन बनाया है और उस मशीन में जो है मैंने क्या किया, उस मशीन में मैंने एक टेक्निक यूज़ किया। अब उस टेक्निक वो जो टेक्निक है या उसके बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर मैंने पेटेंट लिया है। तो अब आप आरटीआई करके उसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैंने बनाया है, मेरा पेटेंट राइट है उस पर या मेरा आईपीआर उस पर है। तो उससे संबंधित जो चीज़ें होंगी उसको एक पीरियड के लिए 10 साल या 20 साल का जो प्रोटेक्शन है उसमें मैं ही उसे यूज़ करूँगी। मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता या अथॉरिटी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो मुझसे वो सूचना लेकर या मैंने जो दी है सूचना वो किसी और के साथ साझा कर दे। भारत सरकार को अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के नाम पे विदेश की सरकार से कोई सूचना मिलती है, वो भी अगर मांगेंगे तो आपको नहीं दी जाएगी। किसी सूचना को साझा कर देने से अगर किसी व्यक्ति के लाइफ या उसकी सेफ्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो ऐसी भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को जो सूचना आपको दे दी जाए तो वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को बाधित कर देगी, तो वो भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। और जो कैबिनेट के जो पेपर्स होते हैं या कॉन्सेप्ट पेपर्स होते हैं जिस पे कि सीक्रेट तरीके से जो चर्चाएं होती हैं, कॉन्फिडेंशियल वो चलती हैं, उन सब चीज़ों को भी आपसे साझा नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपने आवेदन किया है और वो सूचनाएं इनसे संबंधित हैं, तो ऐसे में जो चीज़ होगी, ऐसे में जो
जवाब आपको मिलेगा वो ना मिलेगा, ना के तौर पे वो जवाब मिलेगा। और जब वो जवाब ना के तौर पे मिलेगा तो फिर ऐसे में आप अपील भी करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा उससे नहीं होने वाला है, क्योंकि इस अधिनियम में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ही इस चीज़ को लिख दिया गया है कि ये सूचनाएं पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। अब जैसे आप पूछेंगे कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय जो है, वो उसका क्या स्ट्रैटेजी है अभी कि वो चीन के खिलाफ क्या करने वाली है या किसी और देश के खिलाफ वो क्या करने वाली है, तो ये पब्लिक डोमेन की चीज़ें नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट जोन में आती है। तो इन सब चीज़ों को आपके साथ, मेरे साथ, जन सामान्य के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। और जब इससे मना किया जाएगा तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों या हमारे हितों का या हमारे किसी अधिकार का हनन किया गया है। ठीक है, तो आप देखें, तो सबसे पहले तो है कि आप खुद को अपडेट रखें इसके प्रावधानों से और क्या है नहीं है। इसके साथ साथ एक मतलब बहुत दुख से मैं इस बात को आपके सामने रखने का प्रयत्न करती हूँ, तो इट्स आयरॉनिकल कि हमारे यहाँ या किसी भी देश में जब हमको कोई अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार का प्रयोग हम अधिकार के तौर पर ना करके हम उसे अवसर के तौर पर प्रयोग में लाने लगते हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो आपको सूचना का अधिकार देता है, तो उसने आपको एक अधिकार दिया और उन सारी चीज़ों को दूर किया जिससे कल तक आप वंचित रहते थे और सूचनाएं आप तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज अगर आप लोगों को डराने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए या बेवजह जो है वो चीज़ों को जटिल बनाने के लिए अगर आप आवेदन पे आवेदन करते हैं और 50 लोगों से गलत नाम और गलत मतलब फिक्टिशियस नाम पे, मैंने देखे ऐसे भी आवेदन भेजे जाते हैं जहां पता तो सही है व्यक्ति का नाम या फिर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीज़ों से। और हमारे यहाँ सूचना का अधिनियम का अधिकार अधिनियम जो है, इसके ड्रॉबैक में भी एक बात बहुत बड़ी है, वो ये है कि हालांकि वो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो चीज़ की गई थी, लेकिन लोग जो है इसका बड़ा मिसयूज़ करते हैं आज के समय में। वो ये है कि सूचना मांगते वक्त आपके सूचना मांगने का कारण क्या है ये आपको नहीं लिखना है। तो ये इसलिए कहा गया था, इसलिए इस एक्ट में लाया गया था इसे, इस अधिनियम में, कि सूचना मांगने वाले के ऊपर जो है वो कहीं अथॉरिटी कार्रवाई ना कर दे, या फिर आपको सूचना ही चाहिए ना तो सूचना आपको दे दी जाएगी, लेकिन किस वजह से मांग रहे हैं ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब देखा गया बाद में, जब लेकिन आज क्या है, आज इसके जस्ट उलट देखते हैं हम। इसीलिए मैंने कहा कि मतलब इट्स क्वाइट आयरॉनिकल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिखता है कि जिस चीज़ को आपको अधिकार के रूप में दिया गया था आप उसे अवसर के रूप में लेकर के और उसका दुरुपयोग, अवसर में भी अच्छे या अर्थ में नहीं, आप उसका दुरुपयोग करने पे आज जो है बहुत सारे लोग हैं जो वो उतारू हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और आप कर क्या रहे हैं कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाल के और चीज़ों को जटिल बना रहे हैं और लोगों को परेशानी में और मुश्किलों में डाल रहे हैं, ये गलत चीज़ है। अब कुछ जो बिंदु मुझे ऐसे लगते हैं, कुछ पॉइंट्स मुझे जो ऐसे लगते हैं जो आपके कर्तव्य में यहाँ पे लाए जा सकते हैं, निहित किए जा सकते हैं, उनको मैं आपके समक्ष रखती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि अगर कहीं कोई सूचना पूरी तरह से दी गई है तो सबसे पहले आप उसके वेबसाइट पे जाएं, उसके नोटिस बोर्ड पे जाएं, या फिर जहाँ से भी कहा गया है कि आप सूचना ले सकते हैं, पहले आप उस जगह जाएं, वहाँ देखें क्या सूचना है क्या नहीं है। और जो फ़ी है उसके लिए नॉर्मली 10 रुपये का होता है, फ़ी 10 रुपये लगता है। और 10 रुपये के साथ साथ जो है इसमें और भी है पॉइंट्स, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, माफ़ कीजिएगा, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि और पॉइंट्स क्या हैं इससे संबंधित। एप्लीकेशन फ़ी का जो चार्ज है वो 10 रुपये है। फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए तो 2 रुपया प्रति पेज में आपको मिलेगा फोटोकॉपी।
और अगर आप फिज़िकल इंस्पेक्शन करना चाहते हैं चीज़ों का जाकर, आप चाहते हैं कि आप फिज़िकली जाएं वहाँ से और देख करके आएँ, तो ऐसे में आपको 5 रुपया, पहला घंटा में आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, और आगे का जो घंटा होगा उसमें 5-5 रुपये हर घंटे के लिए। तो कोई चार्ज भी बहुत बड़ा नहीं है, और अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है या इस तरीके की चीज़ें हैं तो वहाँ पे इसमें छूट भी होती है। तो ये फ़ी है। तो सबसे पहले तो ये है कि सूचना का अभाव अगर है, जहाँ पे सूचनाएं आपको मिल सकती हैं उन जगहों पे जाके देखें। अगर सूचना नहीं है तब आप आवेदन करें। ऐसा नहीं कि आप वेबसाइट में नहीं गए, आपने उस कार्यालय को संपर्क नहीं किया, उसके नोटिस बोर्ड को नहीं देखा और वहाँ पे कोई भी जो है आपने कोई कदम नहीं उठाया और सीधा आपने RTI कर दिया। तो यहाँ ऐसे करके आप नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बढ़ाएंगे और जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसका समय व्यर्थ होगा, और बाकी लोग जो पूरे प्रक्रिया में हैं उनका भी समय व्यर्थ होगा और चीज़ें जटिल होती जाएंगी। प्रश्न सीधा करें। जो भी आपको पूछना है, जो भी सूचना चाहिए, तो उसे क्लियर कट शब्दों में लिखें और सामान्य भाषा में लिखें। तो आप इस तरीके से, जैसे मुझे जानना है कि रिजल्ट कहीं घोषित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं लिख दूंगी उसमें कि इस संस्थान में दिनांक मान लीजिए आज के दिन, या मान लीजिए कि 2 जनवरी को, दिनांक 2 जनवरी को जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो घोषित हुआ है कि घोषित नहीं हुआ है। घोषित हुआ है, और अगर घोषित हुआ है तो उसकी प्रति दी जाए। अब इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए कि यूनिवर्सिटी में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो किसका रिजल्ट? विद्यार्थियों का रिजल्ट, नॉन टीचिंग स्टाफ का रिजल्ट, टीचिंग स्टाफ का रिजल्ट, किसका रिजल्ट? तो यहाँ तो आपका जो आपने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न ही अपने आप में वो प्रश्न कंप्लीट नहीं है। तो जो भी पूछना है आपको सीधा पूछें और भाषा आपकी सामान्य हो, जिसको कि वो जो PIO है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, वो समझ सके, समझ करके और जो जवाब है वो आपको दिया जा सके। देखिए, एक बहुत आवश्यक चीज़ मैं अभी आपके साथ यहाँ पे साझा कर रही हूँ, इसे ध्यान में रखकर जब भी आवेदन बनाएं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ही नहीं, किसी भी जगह जब आप आवेदन देते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ खासकर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपको क्या चाहिए? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको आपकी आपको आपकी पीड़ा का वर्णन नहीं करना है वहाँ, कि आप क्या पीड़ा हो रही है, आपको क्या मकसद है और किससे आप उस पीड़ा से झेल रहे हैं, कैसे पीड़ा आपको परेशान कर रही है। इन चीज़ों का वर्णन करना वहाँ कोई आवश्यक नहीं है। इन चीज़ों का वर्णन करना वहाँ आवश्यक नहीं है, और आप सीधे सीधे अपना प्रश्न पूछें और आपको जो पीड़ा है उसके समाधान के लिए आपको क्या सूचना चाहिए, इसको ध्यान में रख करके आप आवेदन तैयार करें। ना कि अपनी पीड़ा का बखान करें कि अच्छा मैं इंटरव्यू देने गया था या मैंने एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद ऐसा हो गया, मेरा BP बढ़ गया, मेरे साथ ये गलत हो गया, वो बुरा हो गया। इन सब चीज़ों को आपको वहाँ लिखने का नहीं है। या फिर मैं आत्महत्या कर लूँगा या कर लूँगी अगर मुझे ये सब नहीं, ऐसा देखा जाता है, कई बार लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या चाहिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बस वही इन्फॉर्मेशन मांगे, और किस लिए मांग रहे हैं और किन परिस्थितियों में मांग रहे हैं इसका जिक्र करने की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसको टूल बना लिया गया है, एक औजार हो गया है। किस चीज़ का औजार हो गया है? किस चीज़ का औजार हो गया है यह? तो औजार इस चीज़ का हो गया है कि अच्छा यहाँ पे मैंने इस जगह इस काम के लिए आवेदन दिया है, अब ये काम जो है ये हो गया, मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला ये चीज़, मैं इससे वंचित रह गया, मैं इससे वंचित रह गई। अब क्या है कि जिसको वो चीज़ मिल गया, जिसको वो जॉब मिल गई है, जिसको वो टेंडर मिल गया है या जिसको वो काम मिल गया है, तो उसे क्यों मिल गया? अरे भाई, क्वालिफिकेशन था इसलिए मिल गया। अगर आप जानते हैं कि नहीं है तब तो आप ज़रूर RTI करें, लेकिन आप जानते हैं उस व्यक्ति को और आपको पता है कि सब कुछ है, या अन्य
सोर्स जो है उससे आप पता लगा सकते हैं। तो ऐसे में प्रक्रिया को अटकाने के लिए या प्रक्रिया को जटिल बनाने के लिए आप आरटीआई पे आरटीआई 50, 100, 200 लोगों से, 10, 15, 20 लोगों से ना भिजवाएं। इसलिए मैंने कहा आपको कि प्रक्रिया को रोकने या चीज़ों को जटिल बनाने हेतु प्रश्न ना करें। और एक चीज़ जो प्रायः मैं देखती हूँ कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम जो होता है वो होता है सूचना देना। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम होता है सूचना देना, वो अपराधी नहीं होता है। अगर कुछ गलत आपको लगता है कि हुआ है और जिसके बारे में आप अभी श्योर भी नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सूचना मांग ही रहे हैं उससे, उसने आपको सूचना दी कहाँ है अभी, और आप जो है अगर उसे खरी खोटी लिखना शुरू करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, मैं देख लूंगी तुमको, उस बेचारे की उसमें क्या गलती है अगर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, एक या पोस्ट है जो उसे दिया गया है और उसके तहत वो काम कर रहा है। तो इसलिए अधिकारी से सूचना मांगे, सभ्य भाषा में मांगे, उसे दोषी मानकर उसको खरी खोटी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। व्यक्तिगत प्रश्नों से बचें। व्यक्तिगत प्रश्न जो है किसी व्यक्ति से पूछना अगर है तो आप उससे स्वयं पूछ लें, उसके लिए आरटीआई की प्रक्रिया में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यहाँ जो भी सुविधा आपको दी गई है उसे अपना अधिकार समझें, उसे अवसर समझकर उसका दुरुपयोग ना करें। तो ये जो है ये हमारे कर्तव्य हैं, और इन कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य जो है, मैं फिर से कहती हूँ इस बात को, कि कर्तव्य जो है वह यह है कि हम सबसे पहले ये समझें कि ये कानून क्या है और इसके तहत हम सूचना कैसे पा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे और इसके महत्व को समझ जाएंगे, उस दिन जो भी सूचनाएं हम तक नहीं पहुंचती हैं या हमारे लिए वो उपलब्ध नहीं है। और इसके संबंध में मैं एक बात और, इससे संबंधित एक बात आपको और कहना चाहूँगी कि जब कभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनके द्वारा चलाए गए किसी भी संस्थान में सूचनाओं की कमी पाई जाती है, उनके वेबसाइट पे, उनके नोटिस बोर्ड पे या उनके रिकॉर्ड रूम में जहां से वो सूचनाएं ली जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसमें इंटरफेयर किया है और उन लोगों को यह निर्देश दिया है कि आप अपने वेबसाइट पे, अपने नोटिस बोर्ड पे और तमाम उन जगहों पर जहां से लोग जा कर के वो सूचनाएं ले सकते हैं, वो सारी सूचनाएं आप डालिए। और अगर आप नहीं डालते हैं तो ऐसे में यह मान लिया जाएगा कि आप सूचनाओं को छुपा कर रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं फिर से कहती हूँ कि ज़रूरी ये है कि हम इसके महत्व को समझें और जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों को समझें, और अधिकारों से जुड़े जो कर्तव्य हैं, जो अधिकारों से जुड़े जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को भी समझें। तभी जा कर के हमारे देश में इस कानून को जो बनाया गया है, और मैं फिर से कहती हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हुए हैं जिन्होंने आरटीआई की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई है। तो उनका जो योगदान है इस क्षेत्र के लिए, कि जिस ईमानदारी से लड़ते हुए वो अपनी जान तक गंवा बैठे, उनके उद्देश्यों को पूरा होने दीजिए और उन्हीं सूचनाओं को मांगिए जो ज़रूरी हैं। और जहां आपको लगता है आप डायलेमा में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं और उसको दूर करने के लिए आपको सूचना चाहिए, तभी आप सूचनाओं को मांगे और प्रॉपर तरीके से मांगे। और किसी को परेशान करने के लिए, किसी को कोई परेशानी में डालने के उद्देश्य से अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे सिस्टम को एक बहुत ही गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। क्योंकि रोज़, अगर कहा जाता है कि रोज़ 4,500 हज़ार आवेदन जो है रोज़ गिरते हैं कार्यालयों में, अगर पूरे देश की बात की जाए तो ऐसे में तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। और काम करने के पहले लोग डरेंगे कि कौन से बात पे कहाँ क्वेश्चन हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए पूरी की पूरी मशीनरी है। और जो भी आपका राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके कस्टोडियन के तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, जहाँ पे अंत में जब आपके पास कोई भी
कोई भी साधन नहीं बचता है तो आप जा करके रिट पिटीशन फाइल कीजिए, और रिट पिटीशन फाइल कीजिए और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन और जो भी जहां आपको परेशानी है उसका समाधान आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी समय सीमा थी उसमें जितनी चीज़ों को मैं आपके साथ यहाँ पे साझा कर सकती थी उन सारे चीज़ों को मैंने साझा कर दिया है। और अगर कोई प्रश्न है, अब मैं वापस चलती हूँ, देखती हूँ कि क्या मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि रंजन यादव जी ने नमस्ते मैडम लिखा है, आशीष मनीष जी हैं, रोहित कुमार सिंह, डेविड यादव जी को मैं बहुत शुक्रिया कहूँगी क्योंकि उनके ही आदेश पर आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सबके बीच बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के इस पेज पर इस विषय पे बोलने के लिए। धीरज झा जी, रोहित कुमार, अमीरुल स्टार्क, अभिषेक यादव, आशीष मनीष, दीपक जामहरा, नूनू बाबा, अमरेश, माधव कुमार, चंदन जी, राजीव यादव, विवेक कुमार गोलू जी का एक प्रश्न है, मैं वो कह रहे हैं कि ग्राम स्वराज के बारे में कुछ बताएं, महात्मा गांधी की वास्तविक सोच कितनी सफल रही जी। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि संदेश ही है मुख्यतः। तो आप सबका आभार कि आप मुझसे यहाँ जुड़े आज, और इस पेज पर मेरे मन में जो भी विचार थे या मैं जो बातें कहना चाहती थी वो आप सबसे साझा कर पाई। तो ये ग्राम स्वराज की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो परिकल्पना हुई थी वो इसी सोच को लेकर के हुई थी, और इस दिशा में कार्य भी हो रहा है। और पंचायती या राज या ग्राम स्वराज की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में आज का जो समय है यह उस ओर संकेत बहुत कर रहा है। कोरोना काल में, कोविड-19 आउटब्रेक में जो चीज़ें हुई हैं वो इसी तरफ संकेत कर रही है आज के समय में कि हमें अपनी जड़ों से वापस जुड़ने की आवश्यकता है। और डेवलपमेंट और ग्रोथ का अर्थ यह नहीं है कि तमाम वृक्ष काट दिए जाएं, जो भूमि है उसका उपयोग बिल्डिंग बनाने के लिए और इंडस्ट्री बनाने के लिए किया जाए, क्योंकि हमें मनुष्य के तौर पर जिन चीज़ों की आवश्यकता है अपने जीवन को जीने के लिए, उसमें सब प्रथम जो चीज़ें आती है उसमें है अन्न चाहिए, आपको जल चाहिए, आपको फल फूल चाहिए, तभी तो आप जिंदा रह सकते हैं और तभी उन इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी की जो परिकल्पना थी ग्राम स्वराज को लेकर के वो पूर्णतः तो नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड-19 को पंचायती राज जो संस्थाओं की बात होती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको कि फोर्थ जो है वो पिलर के तौर पे जो है वो इंक्लूड किया गया, और जहां हम ग्राम सभा, विलेज पंचायत और लोकल अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, जो कि आपका आज बहुत सारे राज्यों में सराहनीय भूमिका में है और कार्य कर रहा है, लेकिन अभी का समय जो है इस तौर पे इस तरफ बहुत ज़बरदस्त संकेत कर रहा है कि हमें वापस ज़रूरत है उस सोच की तरफ मुड़ने की जो गांधी जी की थी। हमें डेवलपमेंट भी देखना है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करनी है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप गाँव का जो समूल विनाश कर दें या गाँव को शहरों में बदल दें। भारत को गाँव का देश कहा जाता है और आज भी जो आबादी का एक बड़ा तबका है वो वहीं रहता है। और अभी आप लॉकडाउन के समय में देख रहे होंगे कि तमाम लोग जो बाहर रह रहे थे, तो जब परिस्थितियां विकट हुई तो वो जो है वापस गाँव की तरफ ही बढ़ रहे हैं शहरों से, क्योंकि वो उनकी अपनी भूमि है, उनका अस्तित्व तो वहाँ की मिट्टी से जुड़ा है। तो इसलिए सफल, मैं ये नहीं कहती कि विफल हो गई है, लेकिन जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं है, आवश्यकता है। तो जब गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा, डिपेंडेंसी उसकी कम होगी शहरों पे, तो गांधी जी की जो सोच थी वो वास्तविकता जो वो है वो वास्तविकता की तरफ बढ़ चलेगी। और
जो समय था उस समय सीमा से 1-2 मिनट दूर से आगे ही हम बढ़ गए हैं। तो अब आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं पूजा शुक्ला आपके इस पटल से आपसे विदा लेती हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। और चूँकि मैं इस वक्त झारखंड में हूँ, झारखंड से जुड़ाव है मेरा, और झारखंड में प्रणाम को जोहार कहते हैं। सो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जोहार और आभार।